नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, दिल्ली सरकार में शराब घोटाले से हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई ने इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है और उन्हें 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी बीच शनिवार को खबर आई कि दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। ये विशेष सत्र सोमवार के लिए बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने यह विशेष सत्र ऐसे समय में बुलाया है जब सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो चुकी। शुरुआत में 5 लोगों की मौत हुई थी और दोपहर तक एक और व्यक्ति की मौत हो गई। 10 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब सभी 16 लोगों की मौत खबर सामने आ रही। घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दुखद घटना है। मैंने इस मामले में पूरी जानकारी मांगी। वहीं इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 43 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। इसमें अथानी विधानसभा सीट से भाजपा के पूर्व नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को उतारा गया। कांग्रेस ने कोलार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ना उतार कर कोथूर से मंजुनाथ को टिकट दिया है। सिद्धारमैया दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में एक बार फिर से कोलार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। पार्टी ने उन्हें पहले ही वरुण निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का गुरुवार को एनकाउंटर कर दिया था। इसको लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हम किसी भी अपराधी के साथ नहीं है, लेकिन जाति के नाम पर सरकार भेदभाव कर रही है। अखिलेश ने कहा है कि सरकार जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर करवाती है। उन्होंने कहा है कि अगर योगी की जाति से कोई हो तो उसे फूलों से छुआ जाएगा, उन्हें फूलों से मारा जाएगा। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तो ऐसे सीएम है जिन्होंने अपने खुद के केस वापस ले लिए थे। कर्नाटक में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई ने सिग्गांव सीट से नामांकन कर दिया है तो जेडीएस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के बाद अब एनसीपी भी कर्नाटक के चुनावी मैदान में दिखाई देगी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी कर्नाटक के 40 से 45 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब तक यहाँ 4 प्रमुख पार्टियां मैदान में थी, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी शामिल। हालांकि अब शरद पवार की इस घोषणा के बाद प्रदेश में राजनीति और भी दिलचस्प हो जाएगी। राजस्थान में मुस्लिमों पर करवाए गए सर्वे पर आज एमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि इस सर्वे में काफी चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। राजस्थान में हायर एजुकेशन में मुस्लिम सिर्फ 2% है। राजस्थान में SC/ST से भी कम जमीनी मुसलमानों के पास है। मुसलमान की कई पिछड़ी बिरादरियों को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसी 82 मुस्लिम बिरादरियां हैं जिन्हें सरकार द्वारा आरक्षण देना चाहिए। इस बाबत असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात के लिए समय मांगा है। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने सीजन के अपने चौथे मैच में तीसरा अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 14 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली और एक जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विराट के आईपीएल करियर का यह 47वां अर्धशतक था और 52वां 50 या 50+ का स्कोर था। इस मामले में रन मशीन ने अब भारत के ही दूसरे स्टार क्रिकेटर शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने आईपीएल में 5 शतक भी लगाए हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव के फिर आसार नजर आने लगे हैं। जगदीप धनखड़ जब बंगाल के गवर्नर थे तब यह टकराव अपने पराकाष्ठा पर और यहां पे पहुंच गया और सीएम ममता बनर्जी के गवर्नर के ट्विटर अकाउंट को अनफॉलो कर दिया था। ममता बनर्जी का आरोप था कि फाइलों को क्लियर करने में बेवजह देरी की जाती है। अब ममता सरकार ने सीएम के पास सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर पद रहने का प्रस्ताव विधानसभा में पास करा लिया तो दोनों के बीच खटपट और बढ़ गई थी। अब एक बार फिर बंगाली ममता सरकार बनाम राज्यपाल के समीकरण बनते दिख रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले के रिंग से स्थित खाटू श्याम धाम जाना अब लोगों के लिए काफी आसान होने वाला है। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल रेलवे अब खाटू श्याम तक सीधे रिंग्स के समीप स्थित वैश्विक प्रसिद्ध धार्मिक आस्था केंद्र खाटू जी के सीधे रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन के सर्वे को मंजूरी दी है। सर्वे का काम शीघ्र ही पूरा करके इस नई रेल लाइन के काम को स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द खाटू श्याम जी तक के रेल सुविधा प्राप्त हो सके।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अधिसूचित किया है और वह समलैंगिक विवाह का कानूनी मान्यता देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई करने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि संविधान पीठ में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा शामिल है, जो 18 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। वहीं अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कई कड़े शब्दों से निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, जापान के वाकयाम से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक हिंसक घटना के बारे में पता चला, जहां मेरे मित्र प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मौजूद थे। राहत मिली कि वह सकुशल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए जा रहे हैं। कश्मीर वक्फ बोर्ड की ओर से सुधारात्मक उपाय होने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कक्षा 2 से तक के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा। वहीं UKG और नर्सरी के लिए कोई स्कूल बैग नहीं होगा। वक्फ बोर्ड की ओर से जारी एक सर्कुलर के अनुसार स्कूलों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की दैनिक, मासिक और वार्षिक समय सारणी और कार्यक्रम के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल को अपना राज्य दिवस मना रहा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लाहौल के स्पीति घाटी के दौरे पर है। यहां पर हिमाचल राज्य स्तरीय कार्यक्रम बना रहा है और शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे तो भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ। वहीं CM सुक्खू ने घोषणा की कि स्पीति घाटी की सभी महिलाओं को जून से 1500 रुपये कर की पेंशन दी जाएगी, जिसके तहत पहले चरण में हिमाचल की 2.31 लाख हिमालय को महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। भूकंप के तेज झटकों ने पिछले ही महीने दिल्ली, NCR समेत पूरे उत्तर भारत को हिला दिया था। हालांकि इस भूकंप के चलते किसी प्रकार के नुकसान की खबर सामने नहीं आई थी। अब ऐसे आपदा आने पर आपका मोबाइल फोन अलर्ट करेगा। सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट फीचर को अनिवार्य तौर पर लागू किया है। उन्होंने इसके लिए मोबाइल निर्माता कंपनी को 6 महीने का समय दिया है। ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए लोगों को एक साथ अलर्ट करने का फीचर होने की स्थिति में आपदा आते ही मोबाइल अलर्ट संदेश जारी करेगा। सूडान की राजधानी खार्तूम में बड़े पैमाने पर हिंसा से हाहाकार मच गया है। हिंसा की संवेदनशीलता को देखते हुए सूडान स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को अपने नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और घरों में रहने की सलाह दी है। दूतावास ने ट्विटर कर भारतीयों से शांत रहने और अद्यतन जानकारी के इंतजार करने का भी आग्रह किया। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया है कि सभी भारतीयों के लिए सूचना कथित गोलीबारी और झड़पों के मद्देनजर सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने और तत्काल प्रभाव से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी लोकप्रिय फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। यह स्कीम SBI की अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि यहां पे वो अपने रिटेल टर्म डिपॉजिट अमृत कलश को फिर से पेश करेगा। यह स्कीम खासतौर पर छोटे निवेशकों के लिए है। देश के कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। जहां राज्यों में बारिश से राहत मिली है तो वहीं कई राज्यों में चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर दिया है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में लू की स्थिति बनी रह सकती है और इसे लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री और JDS के दिग्गज नेता HD देवगौड़ा ने शनिवार को बेंगलुरु में 12 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पार्टी ने महिला सशक्तिकरण, किसानों के विकास पर जोर दिया। घोषणा पत्र में पार्टी ने स्त्री शक्ति समूह द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने और साल में 5 LPG सिलेंडर मुफ्त देने, गर्भवती महिलाओं को 6 महीने के लिए 6,000 रुपये भत्ता, विधवा पेंशन को 900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने और महिलाओं को पेंशन देने का वादा किया जिन व्यक्तियों ने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। गृह मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब CPF के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ये फैसला गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर CPF ने स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन करने के लिए किया है। दरअसल कांस्टेबल कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देश भर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। पिछले कारोबार में सोने की कीमत 480 रुपये की छलांग के बाद 61,780 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। इस उछाल के पीछे वैश्विक संकेतों का माना जा रहा है। पिछले कारोबार में सोना 61,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, तो वहीं चांदी भी 410 रुपये की तेजी के साथ 77,580 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आपको बता दें, दिल्ली के बाजार में सोने की कीमत में तेजी का रुख हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी के वरिष्ठ विश्लेषक सैमिक गांधी ने बताया है कि दिल्ली के बाजार में सोने के हाजिरी भाव 480 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 61,780 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।
साल का पहला ग्रहण 20 मई को लगने जा रहा है। वहीं बात करें ग्रहण की तो ज्योतिषी शास्त्र में यहाँ पे ग्रहण के विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक रूप से सूर्य ग्रहण को शुभ घटना नहीं माना जाता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ जाता है और सूर्य ग्रस्त हो जाता है। वहीं इस बार हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण की अवधि सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक रहेगी। वहीं खगोल शास्त्री की माने तो इस तरह का अद्भुत नज़ारा 100 साल में पहली बार देखने को मिलेगा। वहीं बात करें हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को तो यह 3 रूप में दिखाई देता है। दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली में बिजली सब्सिडी के विस्तार के लिए मंजूरी दी है। रिपोर्ट के अनुसार एलजी के कार्यक्रम और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच गतिरोध समाप्त हो गया है। और आपको बता दें कि ये विकास दिल्ली के बिजली मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के बाद आया है, जिसमें घोषणा की गई थी कि दिल्ली उपभोक्ताओं के लिए भारी सब्सिडी वाला बिजली का राज्य सरकार की योजना सोमवार को समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसे बढ़ाने के लिए मंजूरी और एल में लंबित है। आरोपों का जवाब देते हुए सक्सेना ने कार्यालय से एक बयान जारी किया और विस्तार से संबंधित फाइल अब द्वारा 11 अप्रैल की देर से भेजी गई थी और इसे शुक्रवार सुबह वापस दे दिया गया। उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि फाइल पर हस्ताक्षर किए गए थे और आतिशी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले आज सीएम नीतीश को भेजा गया था। वह चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।